ये कहानी मुंबई में रहने वाले लड़के अथर्व की है, जो मुंबई के बड़े कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ एक लड़की से प्यार भी करता था जिसका नाम था गरिमा। गरिमा बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत तेज और शातिर दिमाग और बहुत चुलबुली लड़की थी। हाँ, लेकिन अथर्व बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे और साथ में शिवम, जो अथर्व का दोस्त था, वो बैठा था। वहीं दूसरे टेबल पर बैठी लड़की कब से अथर्व को देखे जा रही थी और कुछ समय बाद अपने दोस्त को बोली कि यार देखना कितना स्मार्ट है। ये बात गरिमा के कान तक पहुंच जाती है और गरिमा अपने टेबल से उठकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा अथर्व कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी आते जाते उस पर नज़र डालेगा। वहाँ शिवम और अथर्व आकर गरिमा को रोकते हैं और शिवम कहता है कि मेरी माँ बस कर दे, इतना ही है तो इसे घर पर रख या फिर बुर्का पहना कर घुमा। उस वक्त गरिमा बहुत गुस्से में होती है और शिवम को डांट कर कहती है चुप हो जा, नहीं तो तू भी पिटेगा भी। शिवम चुप हो जाता है। तभी गरिमा की नज़र वहाँ खड़े अथर्व पर जाती है, जो वहाँ खड़े मुस्कुरा रहा था। गरिमा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो अथर्व? बस तेरी इसी अदा से मुझे प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह है। तू हर पल नाक पे गुस्सा और बिल्कुल शैतानी दिमाग। गरिमा ये तारीफ कर रहा है या ताने मार रहा है? अथर्व नहीं मेरी जान, सच बोल रहा हूँ। गरिमा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी रोहित दौड़ता हुआ आता और कहता है कि गरिमा दी, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर गरिमा समझ जाती है कि उन लड़कियों ने उसकी शिकायत लगा दी है। अथर्व मुस्कुराकर कहता है कि जाओ, मेरे ससुर जी बुला रहे हैं। गरिमा सेट अप, बी सीरियस यार। अथर्व गलत क्या है? क्या बोला? पापा नहीं है क्या वो तुम्हारे? गरिमा उसका चेहरा देखती है और कहती है कि चल मैं आती हूँ। तभी शिवम ताने मारते हुए कहता है कि हाँ जाओ और शेरनी बनो। गरिमा उसे घूर कर देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गरिमा के पिता यानी कि गोविंद मिश्रा वो अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अथर्व बहुत मस्तीखोर होता है और गोविंद को लगता था कि उनकी इकलौती बेटी का भविष्य अथर्व के कारण खराब हो जाएगा। गरिमा को बुलाकर वो बहुत डांटते हैं, लेकिन वो गरिमा से बहुत प्यार भी करते हैं, इसलिए वो उसको माफ़ कर देते हैं। और गरिमा भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि गरिमा की माँ नहीं थी और वो गरिमा को माँ का भी प्यार देते हैं। गोविंद गरिमा को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अथर्व से दूर रहो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। गरिमा पापा वो खराब इंसान नहीं है, आप उसे नहीं जानते इसलिए ऐसा सोचते हो उसके बारे में। गोविंद बस अब यहाँ से जाओ, ये हमारा घर नहीं है, समझ में आई? फिर गरिमा शांत हो जाती है और क्लास में चली जाती है, जहाँ अथर्व उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरे कॉलेज को पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गरिमा उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अथर्व के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अथर्व को कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी, इसलिए गोविंद बहुत सारी लड़कियों को अथर्व से दोस्ती करने के लिए भेजते थे, ताकि उनकी बेटी का पीछा अथर्व छोड़ दे। लेकिन अथर्व उनसे दोस्ती तक नहीं करता था, क्योंकि उसे गरिमा के अलावा कोई और दिखती ही नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह गरिमा कॉलेज आती है और अथर्व को ढूंढती है, लेकिन अथर्व कॉलेज नहीं आया था। फिर गरिमा शिवम से जाकर पूछती है तो वो कहता है कि मुझे भी उसके चौकीदार ने बताया कि अथर्व कोई गाँव गया है, लेकिन क्यों गया है ये मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर गरिमा उदास हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे बिना बताए घर कैसे जा सकता है। गरिमा अथर्व के घर जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन अथर्व उसे कभी अपने परिवार से नहीं मिलाया था और ना ही कभी गरिमा को अपने घर ले गया था। गरिमा को तो ये भी नहीं पता था कि उसके परिवार में कौन कौन है, और सिर्फ गरिमा को ही नहीं, पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता था अथर्व के परिवार के बारे में। बस अथर्व के अच्छे रहन सहन से पता चलता था कि अथर्व एक अच्छे और अमीर परिवार से है। अथर्व को गए हुए कुछ 2 महीने बीत गए थे। आधार 2 महीने बाद अपने शहर मुंबई अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर जाता है तो नीचे के कमरे में रह रहे अपने दादा दादी से सबसे पहले जाकर मिलता है और उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर की ओर गरिमा से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बेटी हम भी यहीं रहते हैं, ज़रा हमसे भी मिल लिया करो। ये सुनकर अथर्व पीछे रखता है और आकर पैर छूता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा माँ, मैं ज़रा जल्दी में था इसलिए आपको देखा नहीं। अथर्व की माँ का नाम सागरिका था।
और पिता का नाम अरविंद गोयल था। उसकी एक बहन थी जो उसी की उम्र की थी और उसका नाम पायल था। और कार्तिक घर का सबसे बड़ा बेटा जो उम्र में पायल और अथर्व से बड़ा था। माँ को प्रणाम करने के बाद वो वापस बाहर की तरफ बढ़ने लगता। तभी उसकी माँ फिर से बोलती है कि तुम्हारे भाई कार्तिक की शादी हो गई है, क्या तुम उससे मिलकर उसको बधाई नहीं दोगे? अथर्व पीछे मुड़ता है और बहुत खुशी से पूछता है कि कब शादी हुई और भाई है किधर? तब सागरिका ऊपर की ओर इशारा करती है और कहती है जाओ मिल लो। उसके बाद अथर्व ऊपर जाता है और कार्तिक के कमरे तक पहुंचता है और नॉक करता है। उसके बाद कार्तिक दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अरे तू वापस आ गया। अथर्व जी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी की बहुत बहुत बधाई भाई। कार्तिक थैंक यू। उसके बाद अथर्व वापस जाने लगता है तो कार्तिक कहता है कि भाभी से तो मिलता जा। फिर अथर्व वापस कमरे में की ओर देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि कार्तिक की बीवी के रूप में वो गरिमा को अपने सामने देखता है। उसे वहाँ देखकर वो अचंभित रह जाता है। गरिमा भी उसकी तरफ देखती है और उसी की तरफ देखती रहती है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। फिर कार्तिक पूछता है कि कैसी लगी भाभी? तब जाकर दोनों का ध्यान टूटता है और गरिमा अपना सर नीचे कर लेती है। फिर अथर्व कहता है अथर्व बहुत अच्छी। उसी समय गरिमा को पता चलता है कि अथर्व कार्तिक का छोटा भाई और इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन अरविंद गोयल का बेटा है। अथर्व गरिमा को वहाँ देखकर बिल्कुल टूट सा जाता है और वहाँ से चला जाता है। गरिमा उसे रोकना चाहती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अथर्व अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो रोड पे अकेले ही घूम रहा था। तभी एक औरत जिनकी उम्र कुछ 55 साल होती होगी वो अथर्व के पास आती है और कहती है कि बेटा बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास? अथर्व उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अम्मा तुम्हारा कोई नहीं है क्या? वो औरत अथर्व की आंखों में देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है? ये सुनकर अथर्व की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि नहीं। तभी उस औरत के बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। अथर्व देखता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर अथर्व इधर उधर देखता है तो वहाँ एक छोटा सा ढाबा दिखता है। अथर्व वहाँ से खाना लेकर आता है और उस औरत के बच्चे को आकर देता है और कहता है कि इतने छोटे बच्चे आपके हैं क्या? वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है और इन बच्चों को इनके माँ बाप ने, इसलिए हम लोग अब परिवार बन गए हैं। ये सुनकर अथर्व के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं भी इन बच्चों की तरह ही हूँ। ये बात सुनकर वो औरत पूछती है कि मतलब? फिर अथर्व भावुक हो जाता है और सारी बातें कहने लगता है कि मेरे पिता ने 2 शादी की थी, एक अपने माता पिता के मर्जी से और एक मेरी माँ से अपनी मर्जी से। दोनों को अलग अलग रखते हैं। दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। फिर मेरी माँ एक एक्सीडेंट में नहीं रही और पापा को मजबूरी में मुझे सागरिका माँ के पास ले जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने सारी बात जानने के बाद मुझे अपनाने से मना कर दिया। तभी कार्तिक भाई ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ रखने का जिद किए और तब से भाई और दादी दादू ने के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सारी बातें बताते बताते अथर्व देखता है कि बहुत रात हो गई है लेकिन अथर्व को घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी वो औरत अथर्व का हाथ पकड़ती है और नीचे बैठाने का इशारा करती है। अथर्व भी उस औरत के साथ बैठ जाता। फिर वो औरत को अथर्व बहुत मासूम लगता है और वो अथर्व को बहुत अपनापन देती हैं और अपने गोद में अथर्व का सर रख कर उसके बालों को सहलाने लगती हैं। अथर्व को वहाँ अच्छा लग रहा था और उसे भी वो औरत बहुत अच्छी लगी थी। उसी समय वहाँ से कार में बैठी एक लड़की जा रही थी जिसका नाम बानी कपूर था। वो उस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी एक गरीब औरत के गोद में अपना सर रखे लड़के पे जाती है जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। उसका दिल अथर्व पर आ जाता है और वो कार रुकवाती हैं और नीचे उतर कर अथर्व के पास जाती हैं। उस औरत से कहती हैं कि अम्मा, मैं एक वृद्धा आश्रम चलाती हूँ, क्या आप वहाँ रहना चाहोगी? ये सुनकर अथर्व खड़ा होता है और कहता है कि अब हाँ अम्मा, ये सही रहेगा, आप जाओ, मैं भी मिलने आया करूँगा वहाँ और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तब मैं आपको अपने साथ रख लूँगा और आप मेरी माँ जैसे मेरा ख्याल रखना। अथर्व की बातों से वो औरत मुस्कुराती हैं लेकिन फिर उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि लेकिन ये बच्चे अथर्व, इन्हें मैं एक जान पहचान का अनाथ आश्रम में छोड़ दूँगा और मिलने भी जाया करूँगा, बस आप जाओ और अच्छे से रहो।
ये सुनकर वो औरत मान जाती है और बानी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बानी, एक्सक्यूज़ मी अथर्व, क्या आप मुझसे बोल रही हैं? बानी जी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अगर इन्हें कभी आपसे मिलना हो तो आपका नंबर रहेगा तो अच्छा होगा। अथर्व अपना नंबर बानी को दे देता है और बानी एक बहुत अच्छी लड़की है, ये सोचकर वो अम्मा को उसके साथ जाने को कहता है और फिर खुद वहाँ से चला जाता है। फिर बानी उस औरत को अपने साथ वृद्धाश्रम लेकर जाती है और उनका रहने का पूरा इंतजाम कर देती हैं और पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। वो कहती हैं कि अब वो नाम के कोई मायने ही नहीं रहे, लेकिन अभी मुझे एक बेटा मिला है जिसने मुझे अम्मा कहा है, तो मेरा नाम ही अम्मा है आज से। ये सुनकर बानी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अम्मा, अभी मैं जाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्पर से कहना मुझे फ़ोन कर देने। अम्मा ठीक है बेटा। उधर अथर्व घर जाता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पायल आ जाती है और अथर्व को ताने मारते हुए कहती हैं कि आ गए नवाब साहब, खिदमत में जुट जाइए सब। अथर्व उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी आवाज़ आती है अथर्व। अथर्व अपना नाम सुनकर पीछे देखता है तो देखता है कि कार्तिक अपने रूम कमरे की तरफ बुला रहा है। अथर्व वहाँ जाता है तो कार्तिक कहता है कि माफ़ करना भाई, मैं शादी में तुझे शामिल नहीं कर पाया, तू तो जानता है ना माँ को। अथर्व भाई आप खुश हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराता है और कहता है जा आराम कर। वहीं कमरे में बैठी गरिमा सब सुन रही थी। उसने देखा कि अथर्व जा चुका है। तभी वो कार्तिक से बोली कि ये आपका छोटा भाई हमारी शादी में क्यों नहीं आया था? कार्तिक, वो पापा अपनी कंपनी का एक ब्रांच झारखंड के एक छोटे से गांव में खोल रहे हैं, इसलिए अथर्व को उस गांव में 2 महीने रहना पड़ा और उससे बात भी नहीं हो पाती थी और हमारी शादी भी उसी बीच में हो गई, इसलिए वो शादी में आ भी नहीं पाया। गरिमा लेकिन कार्तिक, अब मैं थक गया हूँ और मुझे सोना है, लाइट बंद कर दो प्लीज़। ये कहकर कार्तिक सोने चला जाता और गरिमा अथर्व के बारे में सोचने लगती है। उधर अथर्व अपने कमरे में जाता और बेड पर जाकर लेटता है और गरिमा के बारे में सोचने लगता है। उधर बानी भी अथर्व की ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे सुबह हुई, बानी ने अथर्व का पता लगवाया। जैसे ही अथर्व की पूरी जानकारी उसके पास आई, वैसे ही वो अपने पिता के पास गई और बोली कि हमें इस लड़के से शादी करनी है, और अपने पिता के हाथों में अथर्व की फ़ोटो और पूरी जानकारी दे दी। बानी के पिता का नाम शैलेश कपूर था। शैलेश अपनी बेटी के सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि वो कभी भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किए थे। शैलेश उसके अगले सुबह अथर्व के घर जाते हैं और पूरे परिवार से मिलते हैं। उन्हें वहाँ देखकर अरविंद और कार्तिक बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर बुलाकर पूरा आदर सत्कार करते हैं। तभी शैलेश रिश्ते की बात करते हैं, तो ये बात सुनकर दादा दादी और कार्तिक खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबका चेहरा उदास हो जाता है। और सागरिका कहती हैं कि भाई साहब, अभी हम पहले पायल की शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए अभी अथर्व की शादी का सोचा नहीं है। लेकिन शैलेश को अपनी बेटी की बात पूरी करनी थी, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, फिर पायल की शादी आप मेरे बेटे गौरव से करवा दीजिए और अथर्व से मेरी बेटी वानी का। ये सुनकर सागरिका खुश हो जाती है और अथर्व से बिना पूछे ही हाँ कह देती है। जब अथर्व घर आता है तो सागरिका कहती है कि हमने तेरी शादी पक्की कर दी है अथर्व, लेकिन माँ मुझे शादी नहीं करनी है अभी। सागरिका, ये बोलना भी मत, तेरी शादी होगी तभी पायल की भी शादी होगी, उस ऊंचे खानदान की बहू बनेंगी, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और कोई काम का तो है नहीं, तू कम से कम अपनी बहन की ही काम आ जा। ये सुनकर अथर्व पायल के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है। अथर्व की शादी में अम्मा भी आई हुई थी और वो अथर्व और बानी को बहुत सारा आशीर्वाद दिए जा रहे थे। सब बहुत खुश लग रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही शादी की कुछ रस्में होती है। उसके बाद दोनों अथर्व और बानी अपने कमरे में जाते हैं। अथर्व कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पे सो जाऊंगा। तभी बानी कहती है कि हाँ, एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं लात नहीं मारती। ये कहकर बानी हंसने लगती है, लेकिन अथर्व उसे गुस्से में देखता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि गरिमा उसके कमरे के सामने ही चक्कर लगा रही है। तभी अथर्व उसको जलाने के लिए वापस कमरे में आ जाता है और बानी के साथ बेड पर सो जाता है और बानी को कहता है कि गेट बंद कर दो। ये सब गरिमा बाहर
खड़ी होकर देख रही थी और अथर्व की बातें सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है। जब अगली सुबह बानी की नींद खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। बानी घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी और रेडी होकर नीचे गई और उसने देखा कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ अथर्व नहीं है। जब वो सबसे पूछती है कि अथर्व कहाँ गया, तभी कार्तिक बताता है कि अथर्व कॉलेज गया है। फिर बानी बैठकर नाश्ता करती है और देखती है कि गरिमा भी वहाँ नहीं है तो पूछती है कि भाभी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तभी कार्तिक कहता है कि वो भी कॉलेज गई हैं। वो कार्तिक और गरिमा दोनों क्लासमेट्स हैं। ये सुनकर बानी पूछती हैं कि क्या दोनों साथ गए हैं। सागरिका नहीं, अथर्व सुबह 7 बजे ही गया था और गरिमा जस्ट अभी गई है। बानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो अपने कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन की और बोली, डैड मुझे अथर्व के कॉलेज में आज और अभी एडमिशन चाहिए। सैलेस, ओके बेटा तुम कॉलेज जाओ, मैं तुरंत एडमिशन करवा देता हूँ। उसके बाद बानी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ गरिमा और कार्तिक की पहली क्लास खत्म होने के बाद क्लास थोड़े समय के लिए खाली होता है। तभी अथर्व भी क्लास से बाहर जाने लगता है तो गरिमा उसे रोक लेती है और बोलती है कि अथर्व मेरी बात तो सुनो एक बार। अथर्व, अब कुछ नहीं है बात करने को, हटो मेरे रास्ते से। गरिमा प्लीज़ एक बार सुन लो। अथर्व रूडली तरीके से, बोलो क्या बोलना है। गरिमा, यार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो पापा को दूसरा हार्ट अटैक आया था और उस हालत में उन्होंने मुझसे कार्तिक से शादी करने को कहा और जब मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, ना ही तुमसे कांटेक्ट करने का कोई दूसरा रास्ता था। ये सुनकर अथर्व कहता, अच्छा तो तुमने दूसरी शादी कर ली। गरिमा, यार तो मैं और क्या करती। फिर अथर्व गुस्से में गरिमा की तरफ देखकर कहता है कि 2 महीने की बात थी, रुक जाती और कौन से तुम्हारे पापा मर गए। ये सुनकर गरिमा अथर्व को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो अथर्व। अथर्व उसके बाद वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी गरिमा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर शांति से रहेंगे। अथर्व ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और गरिमा से हाथ छुड़ाते हुए कहता, मेरे भाई को आप धोखा देने का सोचना भी मत, समझिए। वहीं गेट पर खड़ी बानी दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी दूसरे क्लास का समय हो जाता है और सभी स्टूडेंट क्लास में आने लगते हैं। तभी बानी उन दोनों के पास आ जाती हैं। वो दोनों भी बानी को देख रहे थे। फिर अथर्व धीमी आवाज़ में बानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारी बातें सुनकर बानी पहले से गुस्सा रहती है, लेकिन जब अथर्व ये बोलता है उसके बाद बानी का गुस्सा अथर्व पे निकल जाता है और कहती है कि क्यों नहीं आना चाहिए था, मेरे आने से आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया। ये सुनकर अथर्व को गुस्सा आ जाता है और बिना कुछ बोले ही बेंच पे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ खड़ी गरिमा बानी का हाथ पकड़कर कहती हैं कि बानी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी बानी गरिमा की ओर देखती है और कहती हैं कि आप कुछ मत बोलिए क्योंकि मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी है। और ये कहकर वहाँ से चली जाती और अथर्व के साथ जाकर बैठ जाती। गरिमा को बानी का अथर्व के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा और जगह जाकर बैठ जाती है। जब क्लास खत्म होती है तो बानी बाहर निकलती है तो देखती कि हर जगह अथर्व और गरिमा की बातें हो रही थी। सब लोग कह रहे थे और ये सारी बातें बानी को परेशान कर रही थी। तभी पीछे से गरिमा आती और बानी के कानों के पास धीरे से कहती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, कॉलेज के हर हिस्सों में तुम्हें मेरी और अथर्व की बिताई हुई पल मिलेंगे। ये कहते समय गरिमा के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। ये बानी देखकर कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो और कहना क्या चाहती हो। फिर गरिमा कहती है कि यही कह रही हूँ कि जिसे तुम मेरा मेरा कहते घूम रही हो ना, वो असलियत में मेरा है और पहले मुझे लगा था कि मैं उसके बिना रह लूँगी, पर अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और अब उसे मैं फिर से अपना बना लूँगी। बानी, ओह अच्छा सपना है स्वीटहार्ट। ये कहने के बाद मुस्कुराती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गरिमा कहती है, ये सपना नहीं है। बानी बिना कुछ बोले और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। तभी गरिमा फिर पूछती है कि तुम्हें कुछ नहीं है कहना। बानी रुकती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरे ऊपर जो कुत्ते भी भौंकते हैं ना, उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है और तुम तो। ये कहकर बानी मुस्कुराती है और ये सुनकर गरिमा बहुत गुस्से में आ जाती और बानी की तरफ बढ़ने लगती। उतने में वहाँ अथर्व आ जाता है और उन दोनों उसे देखकर चुप हो गए।
वहाँ आकर अथर्व गरिमा को जलाने के लिए बानी से कहता है कि चलो, अगर घर चलोगी तो। ये सुनकर बानी समझ जाती कि अथर्व ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये पूछते समय उसकी नज़र बानी पे नहीं बल्कि गरिमा पे थी। तभी गरिमा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी। ये सुनकर अथर्व कुछ नहीं बोलता। तभी बानी कहती है कि हाँ आइए ना, चलिए हमारे साथ। तीनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं और घर पहुँचते ही वहाँ जाकर देखते हैं कि कार्तिक तैयार होकर खड़ा है। अथर्व जाकर पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। तभी कार्तिक कहता है कि हाँ मैं बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ये कहते समय उसकी नज़र गरिमा पर रहती है, लेकिन गरिमा कार्तिक से कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। तभी बानी कहती है भाई लगता है भाभी आपके जाने से दुखी हो गई है, जाओ ना, जाने से पहले मिल लो एक बार। ये सुनकर कार्तिक घर के अंदर चला जाता है। तभी अथर्व बानी की तरफ नाराज़गी से देखता और कहता है कि तुम सब जान चुकी हो ना। बानी क्या? अथर्व वहाँ से जाने लगता और कहता है कुछ नहीं। बानी हाँ जान चुकी हूँ। अथर्व फिर पीछे खड़ी बानी को देखता है और उसके पास आता और पूछता है कि तुम मेरे भाई का मजाक उड़ा रही थी। ये सुनकर बानी को गुस्सा आ जाता है। फिर बानी कहती है कि हमें गलतफहमी हो गई थी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपसे हमने शादी कर ली। अथर्व बिल्कुल सही बोला तुमने। बानी हाँ वैसे भी जो अपने सगे भाई को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद बानी वहाँ से जाने लगती। तभी अथर्व पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता और उसे अपनी ओर खींचता है और गुस्से से उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ रहता है। बानी अथर्व हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। अथर्व फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। उतने में कार्तिक जाने के लिए अपना बैग लेकर नीचे आता है और उसे आता देखकर अथर्व बानी का हाथ छोड़ देता। अथर्व अरे भाई आप जाने के लिए रेडी भी हो गए, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कार्तिक हाँ चल बानी, भाभी भी जाएंगी ना आपको छोड़ने। कार्तिक नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बानी अच्छा तो भाई हम चलते हैं, वैसे भी इस बहाने थोड़ा समय हम भी अथर्व जी के साथ बिता लेंगे। ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराता है और कहता है जी मैडम चलिए। बानी कार्तिक और अथर्व के साथ जाती है। ये देखकर गरिमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और भागते ही अपने कमरे में जाती है और कहती है कि ये बानी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताने मारने की, अब इसको मैं बताऊंगी। उधर अथर्व और बानी कार्तिक को छोड़कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। दोनों को आते आते शाम हो गई थी। तभी गाड़ी रुक जाती है और अथर्व नीचे आकर चेक करता है, पर गाड़ी उससे ठीक नहीं होती। तभी बानी नीचे आती है और कहती है क्या हुआ? अथर्व गाड़ी ख़राब हो गई है, अब हमें किसी को बुलाकर मदद लेना होगा। बानी तो गरिमा को बुला लीजिए, सब ठीक कर देंगी। अथर्व उसकी तरफ एक तंग भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? बानी हम बस ये चाहते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ मैं बनूं। अथर्व तुम अब ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दो, वैसे भी अब मैं उसका नहीं होने वाला। अब शादी हो तो गई है, तुमसे फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? बानी अथर्व के पास आती है और गाड़ी के अंदर देखने लगती है। फिर अथर्व की तरफ देखकर कहती है वो तो वैसे भी आप मेरे ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी अपनी चीज़ों पर किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर मुस्कुराती है। उसको मुस्कुराता देख अथर्व कहता है कि मुस्कुरा क्यों रही हो? तभी बानी कहती है कि हमने कहा था ना आपको कि हमारे रहते हुए आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अथर्व मतलब बानी मतलब आपकी गाड़ी ठीक हो गई, चलिए। ये कहकर बानी गाड़ी में बैठ जाती। वो देखती है कि अथर्व वहीं खड़ा है। फिर वो बोलती है कि ओ पिया मोरे, अब आपको भी उठा कर लाऊं क्या? अगर हाँ तो बोलिए, मैं लेने आती हूँ। ये सुनकर अथर्व एक बड़ी सांस लेता है और धीरे से मुसीबत कहकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दोनों फिर घर आते हैं और देखते हैं कि गरिमा वहीं हॉल में बैठकर दोनों का इंतज़ार कर रही है। बानी और अथर्व को देखकर वो खड़ी हो जाती है और अथर्व के पास आकर कहती है कि तुम लोग आ गए। वो मुझे लग रहा था कितना अंधेरा हो गया और तुम लोग अभी तक नहीं आए हो। बानी ओह, तो आपको हम दोनों की टेंशन हो रही थी? नहीं भाभी हम ठीक हैं, और हम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे इसलिए हम लोग लेट हो गए। ये सुनकर गरिमा अथर्व की ओर देखने लगी, लेकिन अथर्व बानी का ये झूठ सुनकर उसे ही देखे जा रहा था। अथर्व का बानी को यूँ देखना गरिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद बानी अथर्व से कहती कि हम आते हैं, रामू किचन में क्या बना रहा है ये देखकर। अथर्व ठीक है, मैं कमरे में रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते। अथर्व पूरी तरह से
गरिमा को इग्नोर कर रहा था। तभी गरिमा अथर्व के पीछे जाती और अथर्व के कमरे में जाकर उसके गले लग जाती और कहती है कि अथर्व, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत हो, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। ये सब सुनकर अथर्व उसको झटके से हटाता है और कहता है कि पागल हो गई हो क्या तुम? यार, भाई के बारे में सोचो, क्या कर रही हो तुम ये सब? और बानी बेचारी की क्या गलती है? सारा सच जानने के बाद ही वो तुमसे और मुझसे कुछ नहीं बोली। गरिमा, क्यों सोचूं मैं? और कार्तिक और हमारे बीच तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। सच कह रही हूँ अथर्व, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। आज तक मैंने कार्तिक को अपने करीब भी आने नहीं दिया। अथर्व ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कितनी घटिया सोच रख कर तुम चल रही हो गरिमा। नहीं आता है क्या तुम्हें समझ? भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचना भी मत समझ। गरिमा, मुझे वो सब नहीं पता, तुम बस चलो मेरे साथ यहाँ से, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अथर्व, सेट अप और दूर रहो मेरे से, समझी? ये कहकर अथर्व गरिमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देता। ये सारी चीज़ें दादी वहीं खिड़की के पास खड़ी देख रही थी, लेकिन अथर्व दादी को नहीं देख रहा था। जब गरिमा बाहर आई तो गरिमा की नज़र दादी पर गया और नरभासा गई और कहने लगी कि दादी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। और ये कहकर हंसने लगी। दादी, अच्छा चलो फिर ये मजाक पूरे परिवार वालों को भी पता चलनी चाहिए। ये कहकर दादी नीचे जाने के लिए सीधी सीढ़ी के पास जाती हैं। तभी गरिमा बहुत डर जाती है और सोचती है कि अगर दादी सबको सच सच बता देंगी तो उसका साथ अथर्व देगा और ना ही कार्तिक। और वो जाकर दादी को पीछे से धक्का दे देती हैं और दादी वहाँ से नीचे गिर जाती हैं। दादी की चीखने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर दादी के पास आ जाते हैं और सब देखते हैं कि दादी नीचे बेहोश पड़ी है। फिर गरिमा भी रोने का नाटक करती हुई वहाँ पर आ जाती है। सब लोग दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ कार्तिक को पता चलता है कि दादी गिर गई हैं और उनकी हालत बहुत बुरी है, तो वो वहाँ से भागा आता है। तब तक दादी की हालत की कोई खबर नहीं आई थी। अरविंद भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपनी माँ की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अथर्व खुद भी बहुत दुखी था दादी के गिरने से, लेकिन फिर वो दादू को संभाल रहा था। उधर गरिमा की हालत डर से ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर दादी ठीक हो गई तो उसका सारा सच सबके सामने आ जाएगा और अथर्व तो दूर, उसे कार्तिक भी नहीं अपनाएगा। दादी की खबर सुनकर पायल और गौरव भी वहाँ आ गए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्हें देखकर सारे घर वाले डॉक्टर को घेर खड़े हो गए और अच्छी खबर आए उसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दादी अब नहीं रही, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर अरविंद गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मैं अपनी माँ का इलाज मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में कराऊंगा। तभी कार्तिक अपने पापा के पास बैठता और कहता है कि पापा, संभालिए अपने आप को। सब बहुत दुखी थे और दादू तो बिल्कुल मायूस बैठे थे। बानी भी रो रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र अथर्व पे गई तो उसने देखा अथर्व बहुत बुरी तरह से टूटा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बानी अथर्व के पास गई और उसके पास बैठी और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोली कि दादी नहीं रही, लेकिन वो आपको इस तरह से नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए प्लीज़ आप संभालिए अपने आप को। फिर अथर्व बानी की तरफ देखता और उसे गले लगाकर रोने लगता है। बानी उसे बहुत समझाती है कि संभालिए, लेकिन अथर्व के गले लगकर अथर्व रो ही जा रहा था, क्योंकि उसे बानी की बाहों में अपनापन मिल रहा था जो वो हमेशा से पल चाहता था। थोड़े समय बाद गरिमा की नज़र उन दोनों पर पड़ी और वो उन दोनों के पास एक साथ देखकर बहुत गुस्से में उसके पास गई और बोली, अथर्व संभालो अपने आप को। उसके बाद गरिमा बानी के हाथों से अथर्व का हाथ छुड़ाकर अपने हाथों में पकड़ लेती है और वहीं अथर्व के सामने बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पे बानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसे वक्त पे तमाशा नहीं करना चाहती थी और बानी वहाँ से उठकर चली जाती है और पायल और पूरे परिवार का साथ देती हैं। अथर्व उस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। फिर सब दादी को लेकर वहाँ से गए और उनकी दाह संस्कार किए और उसके बाद सब लोग अपने घर गए। दादी के गुजरे हुए कुछ 6 महीने हो गए थे और सब अपने अपने कामों में जुड़ गए थे। सब अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अथर्व और दादू अभी भी बहुत दुखी रहते थे। अथर्व अपने कामों
पे भी ध्यान नहीं देता था और इसी कारण अरविंद उस पर गुस्सा रहते थे और कार्तिक अथर्व को कुछ नहीं बोलता था। लेकिन सागरिका अरविंद को भी भड़काते रहती थी और खुद भी अथर्व को बानी को ताना मारा करती थी कि दोनों मियाँ बीवी फ्री का बैठ कर खाते हैं। ये सुनकर बानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अथर्व सच में कुछ नहीं करता है, ये सोचकर वो सुन लिया करती थी। एक दिन बानी सोची कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि दादू और अथर्व दोनों ठीक हो जाएं। वो दोनों को अपने वृद्धा आश्रम ले जाती हैं और अथर्व को अम्मा से मिलवाती हैं और वहाँ कुछ बूढ़े रहते हैं थे तो दादू को उन सब से मिलवाती हैं और कहती हैं कि दादू ये सारे आपके मित्र हैं आज से। ये सुनकर दादू बानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद बेटा। फिर वहाँ से बानी अपने कामों में जुट जाती है। कुछ समय बाद बानी जाकर देखती है कि तो वहाँ दादू खुलकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। फिर बानी भी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाती है और कहती है कि क्या बात है दादू, आप तो मतलब सारे मित्र बना लिए, वो भी कुछ ही समय में। ये सुनकर दादू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच में बहुत खुश हो गया हूँ और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उतने में वहाँ अथर्व आता है और बानी के पीछे खड़े होकर कहता है, हाँ बानी, दादू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बानी मुस्कुराकर अथर्व के तरफ घूमकर कहती है कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर अथर्व अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी दादू कहते हैं कि बानी बेटा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है। ये सुनकर अथर्व बानी से कहता है कि हाँ दादू का मूड भी अच्छा हो जाएगा। बानी, लेकिन अथर्व जी, वो पापा जी गुस्सा हो जाएंगे और दादू यहाँ पर जब चाहे तब आ सकते हैं और अपने मित्रों से मिल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे रहना ठीक नहीं है क्योंकि हम किसी को बताकर नहीं आए हैं। लेकिन अथर्व देखता है कि दादू वहाँ पर बहुत खुश हैं, इसलिए दादू बानी को कहता है कि मैं सबसे बात अथर्व बानी से कहता है कि मैं सबसे बात कर लूँगा, तुम चलो मेरे साथ और दादू को रहने दो। ये कहकर अथर्व बाहर की ओर निकल गया और उसके पीछे वानी भी सबसे अलविदा लेकर वहाँ से निकल गई। दोनों घर जा रहे थे तो अथर्व वानी से बोलता है कि यार, तुमने जो आज किया है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। और ये कहने के बाद अथर्व मुस्कुराने लगता है। अथर्व की होंठों पर मुस्कान देखकर वानी भी मुस्कुराती है और कहती है, हम बहुत खुश हैं कि मेरी वजह से आपको कुछ खुशी तो मिली। काश हम आपकी सारी खुशियाँ आपके लिए ला सकते। ये बोलते वक्त बानी की नज़रें बिल्कुल अथर्व पर ही थी। अथर्व बानी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर आगे देखने लगता है और अपना हाथ बानी की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि चलो आज से हम दोस्त बन जाते हैं। बानी उन हाथों को अपने आगे से झटके से हटाती है और कहती है कि चलो हटाओ अपना हाथ। अगर दोस्ती ही करनी होती तो मैं तुमसे शादी करने के लिए इतने पापड़ क्यों बेलती। चलो जाओ, नहीं चाहिए हमें आपकी दोस्ती। ये सुनकर अथर्व मुस्कुराता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। आते आते शाम हो गई थी। सागरिका वहां आई और पूछने लगी कि पिताजी कहाँ हैं। अथर्व कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे करके वहां चुपचाप खड़े हो गया। फिर बानी बोली कि दादू हमारे साथ वहाँ वृद्धा आश्रम गए थे और वहीं कुछ दिनों के लिए रह गए। ये सुनकर सागरिका अरविंद को बुलाती है और बोलती है कि देखिए, आपके पिताजी को इन लोगों ने वृद्धा आश्रम छोड़ दिया है। ये सुनकर अरविंद बहुत नाराज़ हो जाता है और अथर्व गुस्सा करने लगता है। तभी बानी कहती है कि दादू खुद रुकना चाहते थे। पापा, अरविंद सेट आप लड़की, एक तो तुम मेरे पिताजी को वृद्धा आश्रम छोड़ दी हो और मुझे बोल रही हो कि शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें। ये सुनकर अथर्व कहता है कि डैड, बानी ने कुछ नहीं किया है। वो बोल रही थी कि डैड को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ही कहा कि रहने दो, दादू खुश हैं वहाँ पर। डैड आप भी जाकर वहाँ देखना, दादू बहुत खुश हैं। ये सुनकर अरविंद देखता रह गया क्योंकि आज तक अथर्व अरविंद से ऐसी कभी बात किया ही नहीं था। फिर वो वहाँ से बानी का हाथ पकड़कर ऊपर अपने कमरे में चले गए। बानी, वाह आज इतनी हिम्मत, क्या बात है। अथर्व गुस्से में था और बानी की तरफ देखकर कहता है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने ये। बानी, आई नो, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। अथर्व बानी की बातों का जवाब नहीं देता और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। जब वो बाथरूम से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि बानी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है और अथर्व को खड़ूस बता रही है। अथर्व को बानी की बातों पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ जाती है और वो अपने सिर पे हाथ मारते ही कहता है कि ये पागल भी मेरे हिस्से में आनी थी। फिर अथर्व वहाँ से निकलकर बानी के सामने आ जाता है और कहता है कि किसको तुम मेरे बारे में भड़का रही हो। बानी उसे सामने देख अपना फ़ोन छिपा लेती है और कहती है कि किसी को भी नहीं।
और हाँ, आप इस तरह से मेरी जासूसी नहीं कर सकते हैं। अथर ज़बरदस्ती उसके हाथों से फ़ोन लेने लगता है और उस समय वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। फिर अथर महसूस करता है कि बानी के वो बहुत करीब है तो उससे दूरी बना लेता है। फिर वो बानी की तरफ देखता है तो बानी अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपाकर शर्मा रही थी। बानी को देखकर अथर को हंसी आ जाती है और कहता है कि बानी, ये तुम क्या कर रही हो? बानी, अरे हमारा सीन चल रहा है ना। अथर, सीन? बानी छोड़ो, आप रहने दो। और वहाँ से मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर अथर बाहर जाने के लिए अपना जूता ढूंढने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर दिख रही साड़ी के पल्लू पर जाती है और वो वहाँ जाकर अचानक से बानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते ही अपनी बाहों में ले लेता है। बानी अथर के इतने नज़दीक जाकर नर्वस हो जाती है और उसकी हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने लगती है। तभी अथर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बानी, कुछ नहीं, हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हमें जाना है, मम्मी जी इंतज़ार कर रही होंगी किचन में। अथर बानी के बार बार बोलने पर उसका हाथ छोड़ देता है और उसी की तरफ देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने से चली नहीं जाती। बानी फिर नीचे किचन में जाकर कामों में जुट जाती है, लेकिन काम करते करते उसे कमरे में हुए अथर और उसके बीच की वो सारी बातें याद आने लगती है और वो उसी को खो जाती है। तभी वहाँ खड़ी गरिमा देखती है कि बानी कहीं खोई सी है। तभी वो उबलता हुआ दूध का बर्तन उतार कर बानी के सामने रख देती है। कुछ समय बाद अथर बाहर जाने के लिए नीचे आता है तो उसे किचन से बानी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और अथर दौड़ता हुआ किचन की ओर भागता है। वहाँ जाकर अथर देखता है कि बानी का हाथ पूरा जल गया है। उसके पूरे हाथ पे गर्म दूध गिर गया था। अथर जल्दी से बानी को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और बानी को दिखाकर वापस लाता है। वो देखता है कि बानी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अथर की पत्नी होने के कारण घर पर बानी को भी कोई पसंद नहीं करता था। यही सारी बातों को देखते हुए अथर अरविंद को कहता है कि डैड, मैं कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम और हैं। ये सुनकर अरविंद गुस्सा होते हैं और अथर पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो वैसे भी किसी काम के नहीं हो। तभी सागरिका कहती है कि बीवी का गुलाम हो गया है, इसलिए उसके चलते काम पे नहीं जाएगा। कार्तिक देखता है कि सागरिका अरविंद को और भड़का रही हैं। तभी कार्तिक कहता है कि डैड, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप अथर को जाने दीजिए ना डैड। अरविंद, अरे लेकिन शादी के बाद तुम भी तो हनीमून पे नहीं गए कहीं, तुम्हें नहीं जाना है क्या? तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है क्या? कार्तिक की ये बातों को सुनकर गरिमा की ओर देखता है और कहता है कि नहीं डैड, मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि गरिमा को घूमना पसंद नहीं है। अथर उसके बाद अपने कमरे में जाने के लिए ऊपर जाता है और देखता है कि बानी कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही है। फिर वो बानी के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए ना, चलो अंदर। बाहर अंदर जाती है और आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठ जाती है। अथर बानी की दवाई लेकर आता है और उसके पास बैठकर उसे दवाई देता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? बानी, कार्तिक भाई की ज़िंदगी कितनी बेकार हो गई है ना। वो गरिमा आज भी आपको ही चाहती है और अथर और बानी कुछ नहीं, बस ऐसा लगता है कि कार्तिक भाई की लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी। अथर, हाँ, लेकिन तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। तुम तो बस ये सोचो कि मेरे से शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बानी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और अथर की आंखों में देखते हुए कहती है कि बिना कुछ उम्मीद के भी मैं आपके साथ हर जन्म में साथ रहना चाहती हूँ और आप हमें प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, हम तो आपसे करते हैं ना। अथर बानी की ये बात सुनकर अपनी नज़रें चुराते हुए वहाँ से खड़े हो जाता है और कहता है कि बहुत लेट हो गया है, अब सोना चाहिए। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। सोते वक्त भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे और सोचते सोचते दोनों को आँख लग जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बानी की आँख जब खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ चाय और साथ में ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। फिर बानी अथर की तरफ देखती है और कहती है, ये सब क्या है? अथर, लो चाय पियो और ब्रेकफास्ट करके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम अम्मा के पास जाएंगे। बानी फिर रेडी होकर आती है और दोनों अम्मा के यहाँ जाने के लिए निकल जाते। तभी बानी को किसी का फ़ोन आता है और वो उससे बात करने लग जाती है। जब दोनों वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ गरिमा और कार्तिक पहले से मौजूद हैं। फिर दोनों वहाँ जाते हैं। अथर को देखकर कार्तिक कहता है कि यार, वो दादू से मिलने आ गया था और देखो ना,
सच ही कहा था तुमने कि दादू बहुत खुश हैं। गरिमा भी कहती है, बानी तुम सच में जादूगर हो, किसी को भी अपना बना लेती हो पल भर में। मुझे भी बताओ ना कि कौन सा प्यार देती हो जो लोग इतनी आसानी से तुम्हारे अपने बन जाते हैं। ये सुनकर अथर्व को गरिमा पे गुस्सा आता है, लेकिन वो कार्तिक की वजह से कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वहाँ बानी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ भाभी, मैं लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ। उसके बाद अथर्व अम्मा के कार्तिक को ले जाता है और कार्तिक को अम्मा से मिलवाता है और सारी बातें बताता है कि अम्मा उसे कब और कहाँ मिली थी। कार्तिक को अम्मा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सागरिका को खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उसके बच्चों को भी माँ वाला प्यार नहीं मिला था। इसलिए अम्मा का ये स्नेह और प्रेम देखकर कार्तिक भी अम्मा को अपनी माँ के रूप में देखने लगा। दूर खड़ी गरिमा सब देख रही थी और उसे ये सारी चीज़ें ड्रामा लग रही थी। फिर वो वहाँ से कार्तिक को आवाज़ लगाती है कि चलिए मुझे घर जाना है। कार्तिक अब गरिमा से तंग आ चुका था, लेकिन शादी की अहमियत उसे पता थी और वो गरिमा की सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गरिमा का व्यवहार उसके प्रति इतना खराब क्यों है। कार्तिक फिर अम्मा से विदा लेकर अथर्व की ओर देखता है और कहता है कि तू सच कह रहा था छोटे, देखना दादू कितने खुश लग रहे हैं और हमें भी यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें देखकर ये सीख मिलती है कि जब अनजान लोग एक साथ इतने खुशी से रह सकते हैं तो परिवार वाले क्यों नहीं। बानी सही कह रहे हैं भैया, परिवार में थोड़े मनमुटाव हो जाते हैं लेकिन फिर सब सही हो जाता है, इसलिए तो हम एक दूसरे को परिवार कहते हैं। लेकिन भैया, अगर ये बात समझ जाते तो ये वृद्धा आश्रम खोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कार्तिक बानी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उतने में गरिमा के बुलाने की आवाज़ दोबारा आई। उसकी आवाज़ सुनते ही कार्तिक फुसफुसाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसके जैसे लोग ही परिवार की अहमियत नहीं जानते होंगे। बानी अथर्व देखते हैं कि कार्तिक खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो दोनों भी कार्तिक की मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ से कार्तिक गरिमा को लेकर घर के लिए निकल जाता है। बहुत समय बीतने के बाद अथर्व बानी के पास जाकर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। बानी हाँ क्यों नहीं, लेकिन दादू, अथर्व दादू को साथ ले जाएंगे। बानी दादू खुश है यहाँ पर। अथर्व हाँ, इसलिए मैंने तुम्हारे ड्राइवर से बोल दिया है कि जब दादू को यहाँ आना होगा तो वो ले आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की वजह से तुम्हें डैड की डांट सुननी पड़े। ये कहकर अथर्व वहाँ से चला जाता है। वहाँ बैठी बानी को उसकी बातें अच्छी लगी और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से आने के लिए निकल गई। बाहर गाड़ी के पास दादू और अथर्व बानी का इंतजार कर रहे थे। फिर बानी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और दादू भी बानी के साथ वाली सीट पर आकर बैठे और अथर्व के साथ ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया। बानी और अथर्व देख रहे थे कि दादू फिर से पहले की तरह उदास हो गए हैं। अथर्व इशारे से बानी को दादू से बात करने को कहता है। बानी फिर दादू से कहती है, दादू आप घूमने जाएंगे हमारे साथ। दादू बानी की ओर देखकर कहते हैं, हाँ कहाँ बेटा। बानी देहरादून। ये सुनते दादू के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी से पहली बार मैं देहरादून में ही मिला था, साथ में हमें पढ़ाई की थी, और जब मैंने ये कारोबार की शुरुआत मुंबई में की थी तब तुम्हारी दादी ने बहुत मदद की थी मेरी, और उसे मुझसे ज़्यादा पता था कि कारोबार को आगे कैसे बढ़ाना है। बातें करते करते सब घर तक पहुंच जाते हैं। दादू वहां से बिना किसी से मिले अपने कमरे में चले जाते हैं और बानी अथर्व अपने कमरे में। बानी बहुत समय से अथर्व को चुपचाप बैठे देख रही थी। वो अथर्व के पास गई और बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमें बताइए, शायद हम आपकी मदद कर पाएँ। ये सुनकर अथर्व बानी की ओर देखता और कहता कि हाँ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ और मुझे ये बिज़नेस की समझ नहीं है, तो क्यों ना तुम ये काम करो, क्योंकि तुम सच में बहुत ज़्यादा जानती हो मेरे से। बानी हाँ, लेकिन अथर्व बस फिर मैं कार्तिक भाई और डैड से बात करता हूँ। ये कहकर अथर्व कमरे से बाहर चला गया। बानी वहीं खड़ी सोचती रही। शाम हो गई, सब घर आ चुके थे, सब एक साथ हॉल में बैठे थे। तभी अथर्व सोच रहा था कि पूरे परिवार के सामने बानी के काम के करने के बारे में बताऊंगा। तभी अचानक से पायल रोते ही घर आती है और बानी के पैरों में लिपट जाती है। सारे परिवार वाले खड़े हो जाते हैं और पायल के पास आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तभी पायल सागरिका से कहती है कि माँ, आज तक आपने हमें कुछ अच्छा नहीं सिखाया। जब देखो तब लोगों से बदतमीजी और दूसरों का हाथ छीनने के लिए सिखाया है। सच कहूँ तो आपने हमें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा गलत चीज़ें ही
सिखाने की कोशिश की है। और गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, क्योंकि भाई को देखिए, वो आपकी बातों में नहीं रहते थे और अच्छे इंसान बन रहे, लेकिन मैं हमेशा गलत ही रास्ता चुना। पायल को रोता हुआ देख कार्तिक उसके नज़दीक गया और बोला कि पहले शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। तभी पायल कहती है कि मैंने शादी के बाद कभी भी गौरव जी और उनके परिवार को इज्जत नहीं दी, फिर भी गौरव जी मुझे माफ़ करते गए। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली, और मैंने किसी को नहीं बताया और चुपके से अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन तब तक रिपोर्ट गौरव जी के हाथ लग गई थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि अब हमारा बच्चा नहीं रहा। ये सब जानकर वो मुझे डिवोर्स पेपर दिए और बोले कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और फिर पायल रोने लगती है और बोली कि गौरव जी ने बानी भाभी को फ़ोन करके कहा कि मैं पायल के साथ नहीं रह सकता, ये बोल देना पूरे परिवार को। लेकिन बानी भाभी ने पता नहीं उनसे क्या बोली कि वो मुझे अब डिवोर्स नहीं दे रहे हैं और मुझे अपनाने के लिए वापस तैयार भी हो गए। जब पायल की बातें खत्म हुई तब सब की नज़र बानी पर गई और अब सब बानी के मुंह से आगे की कहानी सुनना चाह रहे थे। बानी पायल के पास आई और उसके सर पे हाथ फेरते हुए, पायल गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उस गलतियाँ से बहुत कम लोग सीख पाते हैं और तुमने उन गलतियों से सीखा है, यही बहुत बड़ी बात है। अथर्व लेकिन गौरव ने पायल को माफ़ कैसे किया? तब बानी बताती है कि जब पायल अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास गई थी, उसी दिन मैं भी अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गई थी और पायल और डॉक्टर के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी। फिर मैं पायल के जाने के बाद डॉक्टर के पास गई और अबॉर्शन कराना अपराध है, ये कहते ही मैंने उन्हें कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी। और पायल को अपनी गलतियां का एहसास दिलाने के लिए डॉक्टर को झूठ बोलने को कहा कि अबॉर्शन हो गया है। सारी बातें सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि पायल का बच्चा बिल्कुल ठीक है, और ये जानकर पायल भी बहुत खुश हो जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर सागरिका बानी के पास जाती है और उससे और अथर्व से माफ़ी मांगती हैं और अथर्व को गले से लगाकर कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें अरविंद से दूर रखा। और एक तरफ कार्तिक और एक तरफ अथर्व को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। अब सिर्फ सब ठीक लग रहा था। बानी गौरव को भी वहाँ से बुला लेती है, लेकिन बानी की इतनी तारीफ सुनकर गरिमा को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। तभी उन खुशियों के बीच अथर्व बानी को अपनी जगह बिजनेस संभालने की बात करता है और सब खुशी खुशी मान जाते हैं। फिर रात बहुत हो जाती है, इसलिए सागरिका गौरव और पायल को रुकने को बोलते हैं और उनके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देते हैं। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अथर्व बानी से कहता है कि मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है, लेकिन अब कौन बनाएगा, छोड़ो। बानी मुस्कुराती और कहती है हम बना देते हैं, रुकिए। बानी के जाने के बाद अथर्व के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो भी बानी के पीछे पीछे किचन में चला जाता है और उसके पास जाकर खड़े हो जाता है और पीछे से उसके एकदम नज़दीक खड़े होकर कहता है कि आज तक इतना मेरे लिए किसी ने नहीं किया और तुम्हारे आने के बाद सब ठीक हो गया। और उसकी कमर को पीछे से पकड़कर उसको गले से लगाकर कहता है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। बानी कुछ नहीं बोलती थी, बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसको अथर्व की बातें बहुत अच्छी लग रही थी और अथर्व का यूँ नज़दीक आने से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। तभी वहाँ किचन में गौरव आ जाता है और उन दोनों को देख कर कहता है अथर्व जीजू आपके पास कमरे नहीं है क्या? गौरव की आवाज़ सुनते ही झटके से अथर्व बानी को छोड़कर उसके बगल में खड़े हो जाता है। फिर गौरव कहता है कि नहीं नहीं, आप लगे रहिए, हम तो बस पायल के लिए पानी लेने आए हैं। अथर्व कुछ नहीं बोलता और बानी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बानी अपना सिर नीचे करके शर्मा रही थी। तभी वहाँ से गौरव चला जाता है और दोनों को जाते जाते ऑल द बेस्ट बोलता है। चाय बन जाती है और बानी अथर्व की तरफ देखकर कहती है कि जाइए हम चाय लेकर आते हैं, लेकिन अथर्व उसे एक नज़र से देखने लगता है। फिर बानी उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर करते हुए उसके लिए चाय ले जाती है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें ऊपर खड़ी गरिमा देख रही थी। फिर वहाँ कार्तिक आ जाता है और गरिमा से पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो तुम? गरिमा कार्तिक की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे देख रही थी कि अथर्व और बानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर कार्तिक कहता है कि हाँ, और उन्हें किसी की नज़र ना लगे। बस ये कहते हुए कार्तिक वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। गरिमा को कार्तिक की ये बात अच्छी नहीं लगती और गरिमा गुस्से में कहती है अब तो नज़र लग गई समझो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन सुबह जब सुबह होती है तब
और बानी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अथर वहाँ नहीं है। वो अथर को ढूंढने लगती है। फिर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है और वो देखती है कि सुबह के 8 बज रहे हैं। वो जल्दी से भागकर फ्रेश होती है और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि नीचे हॉल में बैठ कर पूरा परिवार मस्ती मजाक करे। ये देखकर बानी का दिल खुश हो जाता है और वो भी सबके साथ आकर बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ अथर नहीं है। फिर वो किचन की तरफ जाती है और देखती है कि किचन भी खाली है, वहाँ भी कोई नहीं है। उसे गरिमा भी नहीं दिख रही थी। फिर सागरिका बानी को आवाज़ लगाती है, बानी बेटा सुनो, यहाँ आना थोड़ा। बानी फिर से सारी बातें छोड़कर गरिमा के सागरिका के पास उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। फिर अरविंद बानी से कहता है, बानी बेटा चलो ऑफिस, मुझे कुछ बातचीत भी करनी है और एक मीटिंग भी है। बानी अच्छा पापा चलिए। बानी ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है लेकिन उसका चेहरा मुरझाया रहता है क्योंकि उसने आज सुबह से अथर्व का चेहरा नहीं देखा था और वो अथर्व से बहुत नाराज़ भी हो गई थी। और उसके मन में यही चल रहा था कि कहीं अथर्व गरिमा के साथ तो नहीं कहीं नहीं गया है। फिर गाड़ी ऑफिस जाकर रुकती है तो वहाँ गाड़ी से उतरकर बानी लिफ्ट में जाती है और उसके साथ अरविंद भी होता है। दोनों ऑफिस वाले फ्लोर पर पहुँच जाते हैं और लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर बानी देखती है कि उसके भीतर जाते ही वहाँ के सारे लोग उसका तालियों से स्वागत करते हैं। और फिर एक लड़की आती है जो बानी की आरती करके उसे कहती है, वेलकम मैम। फिर बानी मुस्कुराती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर अरविंद कहता है कि चलो बेटा तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा देता हूँ। बानी मुस्कुराकर कहती है, जी डैड। फिर बानी ऑफिस की तरफ जाती है और देखती है कि ऑफिस बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। बानी को आज खुशी पे खुशी मिल रही थी। फिर अरविंद कहते हैं, बानी बेटा तुम बैठो, मैं थोड़ा सबसे मिलकर आता हूँ, फिर मीटिंग के लिए चलेंगे। बानी जी डैड। फिर बानी ऑफिस में बैठकर अथर्व और गरिमा के बारे में ही सोचने लगती है। तभी कुछ समय बाद अरविंद आते हैं और कहते हैं कि बानी बेटा चलो मीटिंग के लिए। बानी वहाँ से उठकर बाहर आती है और देखती है कि ऑफिस में कोई भी नहीं है। वो अरविंद से पूछती है, डैड सब लोग कहाँ हैं? गए। अरविंद, सारे मीटिंग में गए हैं, सिर्फ हम लोग ही बचे बेटा। चलो जल्दी चलते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे। बानी को यह बात बहुत अजीब लगती है और वो सोचती है कि इतने सारे लोगों के साथ मीटिंग कर दी है। फिर अरविंद उसे नीचे मीटिंग हॉल में ले जाते हैं। बानी जैसे अंदर जाती है उस पर फूलों की बरसात होती है और सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं, वेलकम मैम। फिर उस बेड से अथर्व बाहर आता है और मुस्कुराते हुए बानी की धीमी आवाज़ में कहता है, वेलकम मैम। अथर्व को वहाँ देखकर बानी का चेहरा खिल उठता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अथर्व को सुबह से देखना चाहती थी और अब अथर्व उसके सामने था। फिर अथर्व कहता है कि मेरे सारे दोस्तों प्लीज़ आप लोग पार्टी का आनंद उठाइए। उसके बाद अरविंद भी लोगों से बात करने लगते हैं और ये कहने के बाद अथर्व बानी के नज़दीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसा लगा मैडम? बानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल सपने जैसा। अथर्व शकल बनाते ही कहता है, कैसे, तुम तो पहले भी काम कर चुकी हो। बानी, हाँ, हमें काम करने की खुशी से ज़्यादा आपने हमारे लिए इतना कुछ किया उसकी खुशी है। अथर्व ये बात सुनकर बानी को कुछ नहीं बोल पाता और उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराता है। और फिर बानी को गले से लगाकर कहता है, फ्रेंड हो तुम मेरी और इतना कुछ करती हो मेरे परिवार के लिए, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। और ये कहने के बाद वो बाकी लोगों से बातें करने और मिलने चला जाता है। वही बानी खड़ी रहती है और थोड़ा मायूस हो जाती है। बानी उसे जोर से गले लगाकर कहना चाहती है कि फ्रेंड नहीं, पत्नी हूँ मैं आपकी और वही बनना चाहती हूँ और आपको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद वो नहीं चाहती थी कि अथर्व उससे बात करना भी बंद कर दे, क्योंकि अथर्व शुरू से ही जानता था कि बानी उसको पहली बार देख कर उससे शादी करने की जिद की थी। फिर भी अथर्व फ्रेंड बोल रहा था, मतलब उसे वो पत्नी वाला संबंध नहीं चाहिए था, ऐसा बानी को लग रहा था। फिर वही काम करने वाली एक लड़की आती है और कहती है कि मैम आइए हमें ज्वाइन कीजिए। बानी मुस्कुराकर कहती, हाँ बिल्कुल। और फिर सारे ऑफिस वालों से मिलती है और फिर सारी पार्टी ख़त्म करके काम में जुट जाते हैं। और अरविंद बानी को कहता है कि बानी चलो मीटिंग के लिए देर हो रही है। बानी की नज़रें उस वक्त अथर्व को देख रही थी। वो अथर्व के साथ अकेले कुछ समय व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन अरविंद के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को बानी और अरविंद कार्तिक भी घर आते हैं। फिर अरविंद के पिता के पास चले जाते हैं और कार्तिक अपनी माँ सागरिका के पास। बानी की नज़रें फिर से अथर्व को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर
बानी सागरिका और कार्तिक के साथ बैठकर बातें करने लगती। उसी बीच सागरिका बताती गरिमा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। फिर देखते देखते अंधेरा छाने लगता है। तभी अरविंद सागरिका से कहता है कि आज पौधों में पानी नहीं पड़ा है क्या? सागरिका नहीं, क्योंकि आज माली नहीं आए हैं, उसने आज की छुट्टी ली है। तभी बानी कहती है कि डैड हम पानी डाल देते हैं। ये कहने के बाद बानी बाहर जाती है और पौधों में पानी डालने लगती है। तभी कुछ समय बाद अथर की कार मुख्य दरवाजे से अंदर आती है और अथर कार से बाहर आता है। तभी वहाँ खड़ी बानी उसे देखकर खुश हो जाती है और वहाँ अथर के पास आने लगती है। तभी उसके बढ़ते कदम वहीं रुक जाते हैं। वो देखती है कि कार की दूसरी तरफ से गरिमा मुस्कुराते हुए नीचे उतर रही है। अथर बानी को यूं खड़ा देख उसके पास आता है और पूछता है कि बानी तुम ये क्यों कर रही हो? फिर वहाँ गरिमा आती है और कहती है कि हाँ बानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? बानी वो मालिक काका छुट्टी पर हैं इसलिए। बानी ये कहकर वहाँ से चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। फिर गरिमा अथर से कहती है चलो अंदर चलते हैं। फिर अथर गरिमा की तरफ देखता है और कहता है ये बानी को क्या हो गया है? गरिमा ओहो तुम कितना टेंशन लेते हो, देखा नहीं कि वो काम कर रही थी, फिर भी ये सवाल पूछ रहे हो? थक गई होगी, वो ऑफिस भी गई थी, यहाँ भी काम कर रही थी। फिर अथर गरिमा के साथ घर के अंदर आता है और माँ के पास जाकर बैठता है। फिर सागरिका पूछती है कि कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? अथर माँ मैं तो अपने दोस्त राहुल से मिलने गया था, वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है और गरिमा का भी। तो गरिमा भी मुझे वहाँ मिल गई और फिर आते समय हम साथ में आ गए। वहीं किचन में खड़ी बानी सब सुन रही थी। फिर बानी सबके लिए चाय बना कर ली और सबको चाय दी, लेकिन अथर को चाय नहीं दी और किचन में वापस जाने लगी। तभी पीछे से अथर आवाज़ लगाता है और कहता है बानी मेरी चाय। बानी कहती चाय तो ख़त्म हो गई है। फिर कार्तिक कहता है कि मेरा मन भी चाय पीने का कर रहा है, जबकि उसके लिए अपने लिए चाय बनाने से मना किया था। फिर सागरिका कहती है कमाल है, बानी ने चाय बनाई और ख़त्म हो गई, क्योंकि बानी जब भी कुछ बनाती है ना तो वो कम होता है ना ही ज़्यादा। हो सकता है अथर कार्तिक से मना कर दे तो उसे लगा कि तुम चाय भी नहीं पियोगे, इसलिए शायद बानी ने तुम्हारे लिए भी चाय ना बनाई हो। एक काम करो मेरी चाय ले लो। अथर नहीं माँ, वैसे भी मुझे अब भूख लग गई है, मैं आता हूँ। फ्रेश हो करके कुछ 1 घंटे बाद सब नीचे खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहाँ बानी और गरिमा खाना परोस रही थी। बानी सबके थाली में खाना दे रही थी सिवाय अथर के। अथर को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सागरिका कहती है बानी बेटा अथर को खाना तो दो। बानी फिर अथर की तरफ देखती है जो बानी को ही देख रहा था और फिर गरिमा को कहती है कि भाभी आप अथर को नाश्ता दे दीजिए, हमें किचन में कुछ काम है। ये कहकर वो किचन की तरफ चली जाते हैं। फिर अथर बानी के हाथ से खाना लेकर खुद ले लेता है और गुस्से में जल्दी जल्दी खाने लगता है और जल्दबाजी में उसके मुंह में मिर्चें चली जाती है और वो खांसने लगता है। तभी सब गरिमा उसे पानी देती है, लेकिन सागरिका कहती है कि अथर को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जाओ अथर किचन में कुछ मीठा खा लो। अथर किचन की तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे बानी हाथों में बर्फ़ी लिए मिल जाती है। वो अथर को अपने हाथों से बर्फ़ी खिलाती है और फिर किचन में वापस चली जाती हैं। अथर को ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी और वो बानी से बात करने उसके पीछे किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर 1 कप चाय रखी है जो ठंडी हो चुकी है। फिर वो बानी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है यार, तुमने चाय बनाई है मेरे लिए, फिर मुझे दिया क्यों नहीं? और भाई को भी पीनी थी, उन्हें क्यों नहीं दिया? बानी सिर्फ सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अथर उसका हाथ पकड़कर अपने सामने खड़ा करता है और बानी से कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो दो। फिर बानी अथर की आंखों में देखते हैं हुए बोलती है कि हाँ सही है, ये चाय हमें आपके लिए बनाई थी। आप कुछ बोलें और वो काम ना करें, ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन हम आपसे नाराज़ थे इसलिए आपको चाय नहीं दिए थे। अथर लेकिन क्यों? और ठीक है, लेकिन भाई को क्यों नहीं दिया? बानी आपके हिस्से की चीज़ हम किसी को छूने ना दें और आप देने की बात करते हैं। ये सुनकर अथर बानी की तरफ देखता रह जाता है और बानी अपना सर नीचे किए उसके सामने खड़ी रहती हैं। फिर बानी अपना हाथ अथर के हाथों से छुड़ाती है और किचन से बाहर चली जाती हैं। फिर अथर वहीं गैस चूल्हे के पास बैठ जाता है और बानी की कई बातों के बारे में सोचने लगता है और सोचते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और धीमी आवाज़ में कहता है अच्छा
तो ये बात थी। और फिर मुस्कुराता है और कहता है पूरी पागल बेगम है मेरी। और फिर वहाँ से वो बाहर चला जाता है। खाना खाने के बाद सब हॉल में बैठते हैं और फिर घर की दोनों बहुओं को खाना खाने बोलते हैं। फिर बानी और गरिमा दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी अथर्व वहाँ आता है और कहता है चलो आज मैं तुम दोनों को खाना सर्व कर देता हूँ। बानी को अथर्व की हर बात पे गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोच रही थी कि आ गए बेशर्मों की तरह अपनी गरिमा जी को खाना खिलाने। और ये सोचते वक्त अथर्व को गुस्से में घूर रही थी। अथर्व को पता था कि बानी उसे गुस्से में देख रही है, लेकिन वो फिर भी ना समझ कर जानबूझकर गरिमा को पूछ पूछ कर प्लेट में खाना दिए जा रहा था। उधर गरिमा को लगा रहा था कि अथर्व ये सब उसके प्यार में कर रहा है, क्योंकि आज भी अथर्व उसी से प्यार करता है। दोनों खाना खाकर सबके साथ बैठने आ जाते हैं। कुछ देर साथ बैठकर गपशप करने के बाद सब सोने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद बानी अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े प्रेस करने लगी। तब उसे सुबह देर ना हो। अथर्व उसी के सामने बेड पर जाकर बैठ जाता और बोलने लगा, पता है बानी आज बहुत मज़ा आया यार। पता है कितने दिनों बाद मैं राहुल से मिला और तो और तीनों बेस्ट फ्रेंड एक साथ समय बिताए। ये कहते ही बानी गुस्से में अथर्व की तरफ देखती है और प्रेस वहाँ रख कर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद कपड़े जलने की स्मेल आती है और अथर्व देखता है कि बानी ने उसका शर्ट जला दिया। वो जल्दी से शर्ट से प्रेस को हटाता है और बाथरूम से निकलती बानी को पूछता है कि ये क्या किया तुमने। बानी, वही जो आपको दिख रहा है। अथर्व, जला दिया तुमने मेरी शर्ट को? हाँ। बानी, हाँ, हम आपकी काम वाली बाई नहीं है जो आपका शर्ट प्रेस करेंगे, आप खुद ही कर लीजिएगा अगली बार से। फिर अथर्व कहता है कि बानी, ये मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट थी। बानी, फिर तो ये पक्का गरिमा ने दी होगी। बानी की ये बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो शर्ट वहाँ रख कर बानी के नज़दीक आता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बानी, क्या हुआ है? कल तक तुम्हें मेरा काम करना बहुत पसंद था, आज अचानक से तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? बानी, हमारा हाथ छोड़िए, हमें कुछ बात नहीं करनी आपसे। फिर बानी सोने चली जाती है। फिर अथर्व भी चेंज करके सोने जाने लगता है। तभी बानी फिर उठकर गुस्से में उससे कहती है कि जब आपको पता है कि वो अभी भी आपको पाना चाहते, फिर भी आप उनके साथ कैसे घूम सकते हैं? और इतना हंस कर क्यों बात कर रहे थे आप? आपको पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप हमारे सामने ये सब कर रहे हैं। पहली बार देखने के साथ आपसे प्यार हुआ हमें, और हमने बिना सोचे समझे आपसे शादी कर ली, और आप हमें धोखा दे रहे हैं। ये कहते कहते बानी अथर्व के बिल्कुल पास चली जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अथर्व चुपचाप उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब बानी की बातें खत्म हो गई तब बानी ने देखा कि अथर्व उसकी तरफ देख रहा है। फिर बानी चुप हो जाती है और अपना सिर नीचे करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। कुछ समय दोनों के बीच कुछ बात नहीं होती। फिर अथर्व बानी की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाता है और जोरों से बानी को गले लगाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और अब मैं भी करता हूँ। तुम पहले इंसान हो मेरी माँ के बाद जिसने मेरा कुछ इस तरह साथ दिया। पता है माँ के जाने के बाद अकेला था मैं, तुमसे ही आकर मुझे पूरा किया है। और ये कहने के बाद वो अपनी आँखों को सुकून से बंद करके गहरी सांस लेता है। बानी को तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अथर्व को गले से लगाने के बाद उसके सर पर एक किस करती है और कहती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर अथर्व उसके सर पर किस करता है और कहता है कि लो, अब यकीन हो गया है कि ये सपना नहीं है। बानी, आज तो खुशी से हमें नींद नहीं आएगी। अथर्व, तो एक काम करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। बानी, हाँ रुकिए, हम तैयार हो कर आते हैं। अथर्व मुस्कुराता है और कहता है कि तुम आओ, मैं बाइक बाहर निकालता हूँ। बानी, ओके। फिर दोनों घर से रात को बाइक पर घूमने निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तभी सामने से एक ट्रक आती है और अथर्व की बाइक उससे टकरा गई और बाइक खाई में गिर गई। क्या बानी और अथर्व की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।